हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन बायोशिकम। माय नेम इज शिबावती सिंह और आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। इसके अलावा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जा चुकी है जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड सम PYQs which I have taken from the different type of competitive exams. So, without wasting any time, let's start the video. जैसा कि हमने कहा, आज हम पढ़ने वाले रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ह्यूमन बींग्स के पास एबिलिटी होती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज। हमारे बॉडी टिश्यूज के डिमांड के हिसाब से उसे मेंटेन और मॉडरेट करने का काम करेगी। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के पास एक स्पेशल सेंटर होता है, दैट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रेगुलेशन के लिए। ओके इसके अलावा मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास कीमोसेंसिटिव एरिया होता है विच रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है उसे कम करने का काम करेगा कीमोसेंसिटिव एरिया। कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का नंबर इंक्रीज करके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर लीजिए कि ये कैसे रिड्यूस करेगा या कैसे इफेक्ट करता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करके और हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करके, इन दोनों को इंक्रीज करके वो इफेक्ट डालता है। कहाँ पे? ये हमारे रिसेप्टर फिर एसोसिएट करते हैं और रिकॉग्नाइज कर पाते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और आयन के चेंज को। जो जिस लेवल में चेंज होता है उसे ये रिकॉग्नाइज करते हैं। आयोटिक एंड कार्योटिक आर्टरी, ये हमारे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और रिसेप्टर, उसके बाद रिसेप्टर अब सिग्नल सेंड करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, जिसकी वजह से मेंटेन होता है हमारा पूरा रेगुलेशन। ओके इसके अलावा न्यूरल सिस्टम के पास एक और रीजन होता है, डेट इज पॉन्स रीजन। पॉन्स रीजन के पास न्यूमोटैक्सिक रीजन होता है जिसकी वजह से वो मॉडरेट कर पाता है रेस्पिरेटरी रिदम फंक्शंस को। जो भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स में जितने भी फंक्शन या रेगुलेशन करवाएगा उसको मॉडरेट करने का काम पॉन्स रीजन का होगा हमारे। ओके हमने इसे इतने कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेशन रेगुलेशन को हमने बिल्कुल ही आसान फॉर्म में समझा है, जिसको हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा है, ताकि या तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने इसे फ्लो चार्ट में पढ़ा है और फ्लो चार्ट में पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती है। इसको बहुत सिंपल फॉर्म में कि न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होंगे, एक पॉन्स रीजन, एक मेडुला रीजन। मेडुला रीजन रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करेगा और जो पॉन्स रीजन होगा उसे मॉडरेट करेगा। सिंपल था। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दो पॉइंट कभी मिस मत कीजिएगा, एक डिसऑर्डर्स और दूसरा म्यूटेशन। क्योंकि जो नॉर्मली बॉडी में फंक्शंस हैं वो तो है, इसके अलावा जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा ये देखता है कि जब हमारी बॉडी में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं तब हमें क्या हो रहा है, किस टाइप के डिसीज हो रहे हैं, किस टाइप का म्यूटेशन हो रहा है हमारी बॉडी में। इसीलिए किसी भी टॉपिक के लिए, अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें म्यूटेशन डिसऑर्डर्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चलिए अब इसमें भी देख लेते हैं कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। और एक बात, डिसऑर्डर्स पे ऑलमोस्ट बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि इस पे डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस बनेंगे।
और इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जैसे जिस तरीके से कोरोना का माहौल चला है, इसमें हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई है, तो इसमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस किस तरीके से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए डिसऑर्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है अस्थमा। अस्थमा क्या है? इसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में, यानी सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। किसकी वजह से होता है ये? इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है, ये जो हमारा ब्रोंक्यूल्स आप देख सकते हैं, इसका जो वाइडनेस है, वो वाइडनेस देखिए किस तरीके से ये वाइडनेस कम हो गई है यहाँ पे, जब ये इन्फेक्टेड होगा तब। जब इन्फ्लेम जब इसका इन्फ्लेमेशन होगा, यानी स्वेलिंग होगी इसमें, तो किस तरीके से इसका ब्रोंकाई ऑलमोस्ट कम हो गया, इतना छोटा सा हो गया है। इसी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आता है इम्फेसेमा। इम्फेसेमा एक क्रॉनिकल डिसीज है जिसमें एल्वलाई का जो वॉल्स है, जो एल्वलाई में जो वॉल्स होती हैं उसमें, या जो मस्कुलर बैग्स है, उसकी जो सरफेस होता है उसका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हो जाता है डिक्रीज। ये मोस्टली सिगरेट स्मोकिंग वाले में देखा जाता है, इसीलिए सिगरेट स्मोकिंग बोलते हैं ना, कर रहे हैं, डेथ को इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज का क्या मतलब है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज का मतलब है कि जब हम किसी वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे स्टोन ब्रेकिंग या फिर कोयले के खदान में, ऐसे जहाँ पे डस्ट से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वहां पर हमें, जब हम इससे लॉन्ग टर्म तक इससे इफेक्ट होते रहते हैं या इसके एक्सपोजर में रहते हैं, तो हमें कॉज कर सकता है इन्फ्लामेशन इन लंग्स। जो हमारा लंग्स है उसमें इन्फ्लामेशन देखा जा सकता है, दैट लीड्स टू फाइब्रोसिस या फिर प्रोलिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, दस कॉज द सीरियस लंग डिसीज। यही वजह है कि ये सीरियस लंग डिसीज करवा सकता है। और सिलिकोसिस स्पेशली, it is long-term lung disease caused by inhaling the large amount of crystalline silica dust. स्पेशली ये सिलिका की वजह से होता है, इसलिए इसको सिलिकोसिस बोलते हैं। ओके। इसके अलावा आता है सिस्ट फाइब्रोसिस। सिस्ट फाइब्रोसिस कहाँ पे होता है? सिस्ट फाइब्रोसिस भी जनरली लंग्स में होता है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट में भी हो सकता है, जैसे पेनक्रियास वगैरह में, बट हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे लंग्स में पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है? ये एक थिक एंड स्टिकी म्यूकस जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रोंकाई और जो ट्रकिया के जो एलिमेंट्स है, जो लंग्स है, वहां से जितने भी एलिमेंट्स में हम आएंगे, तो वहां पे स्टिकी म्यूकस होने की वजह से वहां पे ब्लॉकेज, इन्फेक्शन और अदर डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए सिस्ट फाइब्रोसिस भी बहुत ही सीवियर डिसीज कॉज कर सकता है। ओके। अब आता है लंग कैंसर। अगर लंग कैंसर देखा जाए तो जनरली उन पीपल्स में होता है जिसमें कि जो एडिक्टेड होते हैं स्मोक के। अकॉर्डिंग टू सर्वे 120 मिलियन स्मोकर है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया में ऑलमोस्ट 12% ऑफ स्मोकर्स रहते हैं पूरे होल्ड वर्ल्ड के कंपेयर में। इसके अलावा 10 मिलियन डेथ होती है पर ईयर ड्यू टू द तंबाकू। और अकॉर्डिंग टू, अगर 2002 का WHO के सर्वे की बात करें, तो उन्होंने ये पाया था कि 25% ऑफ मेल अडल्ट स्मोकर्स है इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि इसका खतरा कितना ज्यादा है। यानी कि लंग कैंसर बहुत ही कॉमन है हमारे इस वक्त, किसी भी एज में ये अकर हो सकता है, किसी भी, जनरली मिडिल एज में ही होता है, और क्योंकि इसमें इसी में लोग जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा आता है दूसरे टाइप का कैंसर, वो है मेलिगन मीसोथैलेमिया। मीसोथैलेमिया एक टाइप का कैंसर है जिसमें वो इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। उसमें ये जो थिन लेयर ऑफ टिश्यूज होती है उसको इफेक्ट करता है, और ये मोस्ट एग्रेसिव एंड डेडली फॉर्म ऑफ कैंसर है। ये देखिए, ये जो आपका हमारा जो टिश्यूज है, ठीक है, ये टिश्यूज, ये नॉर्मल लंग्स है,
ये नॉर्मल लंग्स है। और बट ये जो एरिया आप देख सकते हैं, ये जो येलोइश एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया इफेक्टेड एरिया है, और इसी तरीके से पूरा होल लंग्स डैमेज कर सकता है। यही वजह है कि कैंसर्स में होल लंग्स डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है अगर नाम से देखा जाए तो? हाइपरटेंशन का मतलब होता है जो हमारा जो टेंशन है, यानी जो सरफेस टेंशन यानी जो प्रेशर है उसका इंक्रीज करवाना, यानी हाइपर मतलब इंक्रीज करवाना, जो सरफेस टेंशन है उसको जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करवाना। और कहाँ पे? लंग्स में। अगर लंग्स में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो वो अफेक्ट करता है आर्टरी ऑफ लंग्स, जनरली आर्टरी को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा राइट साइड ऑफ अवर हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके राइट साइड को इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी को ही पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड से ही कनेक्टेड होती है। इसके अलावा ये इसमें जो सिम्टम्स आपको देखे जाएंगे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिजीनेस एंड चेस्ट पेन के सिम्टम्स आएंगे। अब आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेजरली लंग्स में देखा जाता है, माइनरली बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में भी देखे जाते हैं। ये होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। जैसे एक ये इफेक्टेड पर्सन है, इफेक्टेड पर्सन जब खांस रहा है चाहे स्नीजिंग कर रहा है, तो वो जब जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक हेल्दी पर्सन को इफेक्ट करने के लिए काफी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मुंह पे हाथ रखे खांसना चाहिए, ताकि अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, चाहे अगर आपको पता भी नहीं है और आपको ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड हो चुके हैं आप, तो आप एक लेवल मेंटेन कर सकते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ये हो गया हमारे कुछ डिसऑर्डर्स जिसपे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ओके, चलिए अब कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं जिसकी मदद से हमें समझ में आ सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पूछते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देती हूँ कि हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं उसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के आपको कभी नहीं देगा। वो कभी भी आपको एक उसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके देगा ताकि आप कंफ्यूज हो सके। इसीलिए क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सेशन। आर यू रेडी? यह है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज lungs are made up of air filled sac, right? The alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of, what do you think? Because of, right answer is residual volume. क्यों रेसिड्यूल वॉल्यूम? क्योंकि देखिए जब हमने पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था द वॉल्यूम्स ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, जब हम फोर्सली एक्सपिरेशन करने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करता है, यानी बिल्कुल ही श्रिंक नहीं हो जाता है। ऑलमोस्ट 1100 ml से लेके 1200 ml तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द क्रॉनिकल डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। अभी पढ़ा था हमने। राइट आंसर इज इम्फेसिमा। इम्फेसिमा एक ऐसा क्रॉनिकल डिसऑर्डर है जो एल्वोलाई वॉल्स में होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है और इसका मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the question says? Question says oxyhemoglobin dissociate into oxygen and deoxyhemoglobin at,
याद कीजिए जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पार्ट 2 से में हमने पढ़ा है, इसीलिए आप याद कीजिए और सोचिए और फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर इज लो ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है ना, अगर हम कॉमन सेंस भी, अगर ठीक है आपको याद नहीं भी है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, ये डिसोसिएशन करवाना है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करवाना है, राइट, यानी कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है आपको। तो अब क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का लेवल कम कर देंगे। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। और ये जनरली कहाँ पे, एल्वोलाई में तो हो नहीं सकता, क्योंकि एल्वोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हाई रहता है। अब ये कहाँ पे होगा, ये होगा हमारे टिश्यूज में, इसीलिए लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यूज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। What does the question says? Question says chemosensitive area of respiratory center medulla is affected by। जब हम रेगुलेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपको याद हो। देखिए 2010 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए तो आंसर क्या है, आंसर इज एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, जो हमारा इंस्पिरेशन पावर है उसको रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करवा के, यानी कि उसकी क्वांटिटी एक्सेस करवा के। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the question says? Question says find out the position of diaphragm। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसकी पोजीशन आपको देख के बताना है कि ये जो मैकेनिज्म है वो कैसा मैकेनिज्म है। जस्ट गो फॉर इट। राइट आंसर इज एक्सपिरेशन, रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड। जब हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से लंग्स का एक्सपिरेशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, तब हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आता है। देखिए जब हम सांसें छोड़ते हैं यानी बाहर की तरफ, यानी ब्रीद आउट करते हैं, तब जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है और वो एक आर्च बना लेता है। और जबकि जब इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, वहां पे कॉन्स्ट्रक्शन होता है और वो फ्लैट पोजीशन में आ जाता है, यानी कि ये बलून की तरफ फूल जाता है वो, और यहाँ पे बलून की तरह श्रिंक हो जाता है। ओके, तो राइट आंसर इज एक्सपिरेशन, रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज। ये क्वेश्चन तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था। राइट आंसर इज एक्सटर्नल नॉस्टिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वोलाई। राइट, नेसल कैविटी यानी नॉस्टिल, नॉस्टिल से उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। ओके, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मैथ लगी है। जब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ रहे थे और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ रहे थे पार्ट 2 में, तब हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उस फॉर्मूले के बेसिस पे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसको रीफ्रेम करके आपको अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जो हम कैपेसिटी जब पढ़ रहे थे उसमें डिफरेंट फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। यानी कि टीवी और ईआरवी ये हमें दिए रखा है। इसके अलावा क्या दिया है, व्हाट विल द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द
रेसिड्यूल वॉल्यूम इज 1200 ml। अगर आपने फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। राइट आंसर इज 1500 ml। आप सोच रहे होंगे कि 15 क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? EC इज इक्वल्स टू टीवी प्लस ERV। तो आपने ये भी सोच रहे होंगे कि ये फिर RV क्यों दे रखा है हमको जब इसका कोई यूज नहीं है। ये जस्ट फॉर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, कि आपको सिर्फ कंफ्यूज हो और आप इसका आंसर कुछ और निकालें जो आंसर है ही नहीं। इसीलिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ टीवी और ERV से ही काम हो जाना है हमारा। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर 1500 ml है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the question says? Question says, due to increase in airborne allergy and pollution, many people in urban area are suffer from respiratory disorders causing wheezing due to। देख रहे हैं वर्ड्स की इंपॉर्टेंस, एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। राइट आंसर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जब हम अस्थमा को पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ रहे थे अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। या इसमें देखिए, इसमें तो नहीं, इसने डायरेक्टली नहीं बोला कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, बट आपको क्वेश्चंस अस्थमा पे भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन से डिसीज कॉज होती है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि रीफ्रेम होते हैं क्वेश्चन। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि रीफ्रेम होते हैं क्वेश्चंस। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the question says? Question says, which one of the following is an occupational respiratory disease? कौन सा occupational respiratory disease है? ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा भी था कि जनरली डिसऑर्डर्स पे, ऐसे डिसीज पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। राइट आंसर इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज विच कॉज्ड बाय डस्ट। स्पेशली कौन सा डस्ट? सिलिका डस्ट। और ये स्पेशली कहाँ पे होता है? जहाँ पे पीपल्स ज्यादा ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इसे लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से ये फाइब्रोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और लंग्स का डैमेज करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टाइप के। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रेगुलेटेड बाय। Right answer is chemosensitive area present in medulla oblongata of pressure, carbon dioxide and pH. pH means hydrogen ions. ओके, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे रेगुलेशन के बारे में तब हमने पढ़ा था कि किस तरीके से न्यूरल सिस्टम के पास मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। इसके अलावा कीमोसेंसिटिव एरिया लंग्स में होता है? नहीं। ब्रेन स्टेम में होता है? नहीं। इसके रिदम सेंटर न्यूरल सिस्टम के पास होता है, बट वो मेडुला ऑब्लिंगेटा एक स्पेसिफिक रीजन, जब हमारे पास स्पेसिफिक दे रखा है तो हम इस ब्रेन स्टेम पे क्यों जाए। और इसके अलावा हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऐसा कुछ है? नहीं। इसीलिए राइट आंसर इज सेकेंड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। और ये हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये सारा रेफरेंस एनसीईआरटी की बुक से लिया है, तो आप अगर चाहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक लेनी है आपको, तो आप डायरेक्टली अमेजोन से जाके ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप चाहे तो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।